हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। तो आज हम आपके समझ जो हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा रहे थे, तो उसी की अगली कड़ी में हम आज नया एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और आप सब ने हमें पिछले क्लास में हमें सपोर्ट किया। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपका सेट आपको पसंद आएगा। तो आइए हम इस पहले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 52, 78 और 156 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए 52 है, 78 है और 156 है। इसका हमसे एचसीएफ पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि एचसीएफ चाहे जब भी पूछे, अगर उसमें कई संख्याएं दी हुई हैं तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 156 माइनस 52 कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया, 104। तो हम जानते हैं कि जो डिफरेंस निकाला जाता है, डिफरेंस निकालने के बाद या तो वही संख्या या वही, मतलब कहने का मतलब ये तो वही डिफरेंस या उस डिफरेंस का जो गुणनखंड होगा। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 13/8 आपका क्या आएगा, 13/8 आएगा। तो हमने कहा कि या तो वही डिफरेंस होगा या तो उसी डिफरेंस का कोई गुणनखंड। तो अब आप ऑप्शन पे चले जाइए, 13, 29, 26, 2। तो इसमें से आपका क्या मिल गया, 13 मिल गया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो 13 हो जाएगा। देखिए महत्तम समापवर्तक जो होता है वो बड़ा से बड़ा होता है। इसमें ऑप्शन में आपका 2 है, तो आपका 52 तो 2 से भी, 78 भी और 156 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका 2 नहीं हो गया, तो 2 तो क्या होगा आपका एकदम से मिनिमम हो गया। लेकिन महत्तम समापवर्तक जो होता है वो हाईएस्ट संख्या निकाली जाती है। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आंसर आपका फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपाते 3:8 था। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 रुपये थी, तो उस महीने में बचत कितनी होगी। अब देखिए इसमें बचत भी दिया है, व्यय भी दिया है, दोनों का रेशियो दिया है, टोटल आय दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 3:8, 3:8 के अनुपात में है। तो ये बचत हो गया, ये व्यय हो गया। बचत और व्यय को दोनों को अगर कलेक्ट कर लिया जाए तो क्या हो जाता है, वह हमारी आय कहलाती है। तो ये कितना हो गया, 11 हो गया। और यही 11 किसके इक्वल है, 27,000 कितना है, 27,500। ये किसके इक्वल है, 27,500 के इक्वल है। हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 11 दूनी 22, 11 पचे 55। तो अगर 11 की वैल्यू 2500 आ गई है तो इसमें पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि उस महीने की बचत, तो हमारी बचत कितना है, 3 है। तो 25 3 75, 7500 रुपये उसकी क्या हो जाएगी, उस महीने की बचत हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी खिलौने के 13% हानि और 11% लाभ का पर विक्रय मूल्यों का अंतर 108 है। अब देखिए इसमें लाभ पहले क्या दिया है, पहले हानि दिया है, उसके बाद लाभ दिया है। आप एक डायग्राम के माध्यम से समझो। ये मान लो हमारा क्या है, सीपी है। तो अगर हम ये मानते हैं कि हमारा सीपी कितना है, 100 है। अब पहली बार में कह रहा है कितना, 13% का क्या हुआ, हानि हुआ। तो 13% हानि हो रहे है तो इसके ऊपर जाएगा किसके नीचे आएगा, तो क्या आएगा, इसके नीचे आएगा। नेक्स्ट टाइम कर रहा है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 13 है। मान लो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना है, 13 है। अब नेक्स्ट में कह रहा है कि और 11% का लाभ। अब जाहिर सी बात है 11% का लाभ लेंगे तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो हमको यहाँ से कवर करेंगे, पहले यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से कहाँ पे जाएंगे, लाभ पे जाएंगे। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, वो आपका 24 हो जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है, 108 है। तो अगर यही जो 24 है, यही जो 24 है वह किसके इक्वल है, 108 के इक्वल है। अब कह रहा है कि 12% यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 12% लाभ के लिए उसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है।
तो हम 24 से किसको 24 की वैल्यू कितनी हो गई, 108 हो गई, तो यहाँ से हम किसको निकालेंगे, 100 निकालेंगे। लेकिन हमसे 12 पूछ रहा है, 12% लाभ, तो अगर हम 100 को ही ले तो कितना हो जाएगा, इसमें हम 12 ऐड कर देंगे तो 112 हो जाएगा। तो हम क्यों ना डायरेक्ट 12 ना निकाल कर सीधा 112 निकाल लें। तो अगर 24 की वैल्यू कितना है, 108 है, तो 112 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 108 गुणे 112 बटे 24। आप सीधा काट दीजिए, 12 ये 108, 12 दूनी 24, ये 56 हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 छक 54, 9 पचे 45, 45 5 50, 504 रुपये वह 12% के लाभ पर उसका सीपी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका थर्ड वो करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 था। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता होगी। देखिए, जब 11 पारियों खेला था तो इसका स्कोर कितना था, 51 था। तो यहाँ से हम टोटल 11 पारियों का रन निकाल लेते हैं। 11 का नम 11, 11 पचे 55, 55 1 56, कितना रन हो गया 11 पारियों का, 561 हो गया। अब फिर कह रहा है कि वह 12वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसका औसत 2 बढ़ जाए। अब पारी कितनी होगी, टोटल 12 हो गई, उसका औसत 2 की ग्रोथ कर रहा है, तो औसत कितना हो गया, 53 हो गया। आप मल्टीप्लाई करिए, बार यहीं 36, 12 पंजे 60, 60 3 63, 636 हो गया। अब वही हमसे पूछ रहा है कि सम्राट के लिए अपनी अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है। तो आप 636 को 561 घटा दीजिए, 6 में से 5 गए, 6 में से 1 गए 5, और यहाँ कितना 3, 13, 13 में से 6 गए 7, 5 में से 5 गए 0। आपका कितना रन हो गया, 75 रन। वह मतलब कि अगली पारी में कितने रन बनाएगा, 75 रन बनाएगा, ताकि उसका औसत क्या हो जाए, 2 की ग्रोथ कर जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिनों में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब देखिए, M1 D1 M2 D2 से हम इसको लगाएंगे। पहले में कितना है, 16 व्यक्ति हैं, बना कितने दिन में रहे हैं, 15 दिन में बना रहे हैं। अगली बार में कह रहे हैं 8 दिनों में बनाने के लिए व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। हम व्यक्तियों की संख्या x मान ले रहे हैं, 8 दूनी 16, x इक्वल कितना हो जाएगा, 15 दूना 30। 8 दिनों में बनाने के लिए उसको कितने व्यक्ति चाहिए, 30 दिन चाहिए। और वैसे भी देख लीजिए, जब 16 थे तो 15 दिन में बना रहे थे, अब 8 दिन में बनाना है तो जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा समय लगेगा। और वैसे भी 16 का जस्ट हाफ कितना है, 8 है, तो 15 का डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें कह रहा है कि 2 ट्रेनें ए और बी, वे दोनों स्टेशनों x और y से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं। आप इसको यह समझिए, ये स्टेशन क्या हो गया, x हो गया, ये स्टेशन y हो गया। ये ट्रेन ए हो गई और ये ट्रेन क्या हो गई, b हो गई। अब कह रहे हैं कि दोनों एक साथ यात्रा प्रारंभ करती हैं, जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। x और y के बीच का डिफरेंस, मतलब x और y के बीच की दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट में कह रहा है कि स्टेशन x से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। जब वे चलना प्रारंभ करती हैं तो एक स्टेशन a से 225 किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों एक दूसरे को पार करती हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ट्रेन a 225 किलोमीटर चली है तो ट्रेन बी कितनी चली होगी, 375 किलोमीटर। ट्रेन बी कितना चलेगी, 375 किलोमीटर चलेगी। अब ये पूछ रहा है कि यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे का समय लगता है। अब ट्रेन बी, देखिए, ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में वाई से एक्स तक आने में 8 घंटे का समय लगता है। तो हम यहाँ से बी की चाल निकाल सकते हैं। चाल इक्वल क्या होता है, दूरी बटा समय। डिस्टेंस कितनी है, 600 है, और समय कितना है, 8। काटिए, 8 7 56, 8 5 40,
75 किलोमीटर पर आवर किसकी चाल हो गई, वो ट्रेन बी की चाल हो गई। अब जब 75 किलोमीटर पर आवर ट्रेन बी की चाल हो गई तो हम इसको निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में दोनों ने क्या समय लिया, दोनों ने सेम समय लिया। तो दोनों का समय जब सेम है तो चाल हम निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम रखेंगे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो ए कितनी दूरी चली है, 225। अब ए की चाल हम मान लेते हैं x है, बी कितनी दूरी चली है, 375। हम बी की चाल निकाल चुके हैं 75। इसको 25 से सीधा काट दीजिए, 25 एक अन्नम 25, कितना बचा 22, 25 नौया 225, 25 तिया 75। सॉरी गड़बड़ी हो गई क्या कहीं पे, 25 एक अन्नम 25, 25 तिया 75। एक मिनट मिस्टेकन हो रहा है। 225 बटा 225 बटा x 375 बटे 75। एक मिनट, देखिए हमने जो यहाँ पे शेष 22 बचा दिया तो 22 नहीं 12 बचेगा। इसको काट के फिर देख लीजिए, 25 तिया 75, 25 एकन्नम 25, कितना बचा 12, 125 हो गया, 25 पंजे 125, 15 15 हम में कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गई 45 किलोमीटर पर आवर हो गई x की वैल्यू। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि तो ट्रेन ए को यात्रा पूरी करने में कितने घंटे लगेंगे। अब ट्रेन ए की हम बात कर रहे हैं, इसमें टाइम पूछ रहा है। तो पूरी डिस्टेंस कितनी है 600 किलोमीटर है। तो कितना चाल कितना है 45, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 40 बटा 3 हो गया। कहने का मतलब कि 13 सही 1/3 घंटा उसको क्या लगेंगे, समय लगेंगे पूरी यात्रा को करने में। तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 पावर 11 इंटू 5 पावर 5 इंटू 3 पावर 2 इंटू 13 पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए 4 की पावर 11 दिया हुआ है, 5 की पावर 5 दिया हुआ है, 3 की पावर 2 है और 13 की पावर 2 है। अब देखिए अभी इसका एक और गुणनखंड बन जाएगा, क्योंकि 4 का भी फैक्टर होगा 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 22। अब 2 की पावर 22, 5 की पावर 5, 3 की पावर 2, 13 की पावर 2, तो कितना हो गया 22 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2, 22 5 27, 27 2 29, 29 2 31। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 31 हो गई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर भी अभाज्य गुणनखंड पूछे तो हम सीधा सीधा वहाँ पर क्या करेंगे, उसके या तो उसका फैक्टर करेंगे, या तो अगर उसकी पावर दी हुई है तो उसके पावर को क्या करेंगे काउंट कर लेंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है, ऊंचाई का फार्मूला कितना होता है, सॉरी यार, √3/2 इंटू ए, ये ऊंचाई का फार्मूला होता है। अब दिया कितना है 2√3 इक्वल 2√3 दिया हुआ है, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ए की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई। अब हमसे इसका क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो एरिया हम जानते हैं √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा कितनी है 4 है, तो कितना हो जाएगा ये √3/4 इंटू 4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4√3
3 आपका क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का एरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स वाई जेड शीर्ष वाई पर समकोण है। त्रिभुज एक्स वाई जेड है और वाई पर क्या कह रहा है, समकोण है। एक्स वाई जेड, वाई पर क्या है, समकोण है। तो हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। समकोण के सामने भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और आपका एक्स दिया है कितना, 60 डिग्री दिया है, तो जेड कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेक जेड प्लस 2/√3, सेक जेड प्लस 2/√3 का आपसे उत्तर पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि सेक जेड यानी सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, प्लस 2/√3 ऑलरेडी है, कितना हो जाएगा 4/√3 आपका क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 400 और 800 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से विभाज्य हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे, हम सीधा जिन संख्याओं से विभाज्य मांगे उनका क्या करेंगे, सीधा एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे, सॉरी 4, 5, 6। जब इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, वो 60 होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले 400 को डिवाइड करेंगे, उसके बाद 800 को डिवाइड करेंगे। उन दोनों को डिवाइड करने के बाद 400 को डिवाइड करने के बाद भागफल जितना आएगा, 800 को डिवाइड करने के बाद भागफल जितना आएगा। तो 800 के भागफल में से हम 400 के भागफल को क्या कर लेंगे, लेस कर देंगे, तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। अब संख्याएं कौन कौन सी हैं, 400 और 800 के बीच। अब कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पहली संख्या होगी वो 400 से प्लस होगी, जो लास्ट संख्या होगी वो 800 से कम होगी। तो हम मान लीजिए अब इसको डिवाइड करना है 60 से यूँ मानो कि 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 6 सत्ते 42, 420 चला जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 छंग 36। जो शेष बच रहा है हमसे शेष से नहीं मतलब है, 6 छंग 36 हो गया, 6 बार गया। अब कितना हो जाएगा, 6 का नम 6, कितना बचा 2, 20 हो गया, 6 3 18, 13। तो 13 और 16 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो 7 होगा। तो 400 और 800 के बीच में कितनी संख्या है जो इससे विभाजित हो जाएंगी 4, 5, 6 से, वो कितनी संख्याएं हो जाएंगी आपकी, 7 हो जाएंगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग a है और गुणनफल b है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखिए जब भी इस तरीके से पूछे, योग दिया हो और गुणनफल दिया हो, उनके व्युत्क्रम का योग पूछे, तो सीधा आपका क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, हम संख्याएं मान लेते हैं x + y है, कितना है a, दो संख्याएं हैं x + y, उनका योग कितना हो गया, a हो गया। अब इनका गुणनखंड कितना होगा, b हो गया। अब कह रहा है कि इनके व्युत्क्रम का योग, अब व्युत्क्रम का योग का मतलब 1/x + 1/y, तो ये 1/x + 1/i कितना हो जाएगा, x + y/xy। हम यही उठा के क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, और xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी। आपका यही तो आया। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि दो संख्याओं का योग इतना कुछ दिया हो और उनका गुणनफल कुछ दिया हो, तो अगर उनके व्युत्क्रम का योग पूछे तो सीधा योग अपान गुणनफल आप कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसमें कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 160 छात्रों के एक शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि 40 छात्र और शिविर में आते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी। अब बताइए 160 छात्र, ये भी लगेगा M1 D1 M2 D2 के अनुसार ये भी लगेगा। 160 छात्र जब थे तो वो उस खाद्य सामग्री को कितने दिन खाते हैं, 10 दिन खा रहे। अब कह रहा है कि 40 छात्र और एक्स्ट्रा आ गए। अब छात्रों की संख्या कितनी हो गई,
200 हो गई, तो अब वह खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? हम मानते हैं कि D2 दिन तक चलेगी। ये डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया, 2 और 16। D2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 दिन आ गई। कहने का मतलब कि जब 40 छात्र और आ गए तो अब वह रसद कितने दिन चलेगी? 8 दिन तक चलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 नल ABC एक ओवर हेड टैंक को क्रमशः 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों को नल को एक साथ खोल दिया जाए तो वे टैंक भरने में कितना समय लेंगे? सिंपल से आप इसका LCM मेथड लगाइए। देखिए 4 6 12, 4 6 12, 4 6 12 का LCM कितना होगा? 12 हो गया। 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 एक 12। मतलब 4 है जो 4 घंटे में भरता है वह 1 घंटे में कितने यूनिट कार्य करेगा? 3 यूनिट। जो 6 घंटे में भरता है वो 2 यूनिट कार्य करेगा। जो 12 घंटे में भरता है वो 1 घंटे में 1 यूनिट कार्य करेगा। अब तीनों को हम जोड़ लेंगे तो 3 2 5 1 6। 1 घंटे में टोटल किया गया कार्य कितनी हो गया? भरा गया टैंक कितना हो गया? 6 यूनिट हो गया। और टोटल हमको कितने यूनिट भरना है? 12 यूनिट भरना है। तो 6 दूनी 12, अर्थात अगर 1 घंटे में 6 यूनिट पानी भरा जा रहा है तो टोटल 12 यूनिट हमको भरना है। तो कितने घंटे लगेंगे? आपका 2 घंटे लगेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तांबे की एक ठोस गोलाकार बाल को जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है गलाकर 14 सेंटीमीटर के बराबर व्यास वाले तार में एक बदला जाता है। तार की लंबाई कितनी होगी? अब देखिए जो ठोस था वो किस आकार में था? गोलाकार आकार में था। अब वो किस में? तार के आकार में बढ़ रहा है, मतलब बेलनाकार आकार में बढ़ रहा है। अब देखिए दोनों का व्यास समान है। जब दोनों का व्यास समान है तो दोनों की त्रिज्या भी समान हो जाएगी। तो अब और दूसरी बात, जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन क्या होगा? इसका भी होगा। क्योंकि पदार्थ तो एक ही है ना। जिस पदार्थ से गोला बना हुआ था उसी पदार्थ से हम क्या बना रहे हैं? वायर बना रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए बेलन का आयतन हो गया, ये गोले का आयतन हो गया। अब यहाँ से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक आर बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब एच पूछ रहा है, एच मतलब वही क्या हो जाएगी? उस तार की लंबाई हो जाएगी 4/3 इंटू अभी एक आर यहाँ पे बचा हुआ था तो आर की वैल्यू कितना है? 7 हो जाएगी। कहने का मतलब अगर डायमीटर 14 दिया हुआ है तो रेडियस कितनी होगी? 7 ही तो होगी। रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ होती है। तो एच इक्वल कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 28/3 आपकी क्या हो जाएगी? वो रेडियस हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए इसमें ठीक से दिख नहीं रहा क्वेश्चन, बुक ले लेते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 475 के अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी? अब देखिए अंकित मूल्य कितना है? 475 रुपये है और छूट कितना दिया जा रहा है? उस पर 15% की छूट दी जा रही है। तो हमसे भाई क्या पूछ रहा है? छूट पूछ रहा है। तो 475 का हम क्या करेंगे? सीधा सीधा 15% निकाल लेंगे। 15/100, 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 5 3 15, 5 दूना 10, 75 3 कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा बटे 2। 7 त्रिक 21, 1 मिनट, 475, सॉरी 750 नहीं 475 है, वही तो मिस्टेक हो रहा है। 450 गुणे 15/100, 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 5 3 15, 5 दूना 10, 45 3 कितना हो जाएगा? 135, 3 5 15, 3 चौक 12, 13/2, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 पंचे 10, 67.5। 67.5 तो आपका ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है। 1 मिनट हम देखते हैं क्वेश्चन को फिर से।
सॉरी यार, देखिए यहाँ पे हमने फिर से गलती कर दिया है, 450 नहीं 475 है, इसलिए तो आंसर नहीं मैच कर रहा था। देखिए कितना है, 475 है, हमको कितने परसेंट की छूट देना है, 15% की हमको छूट देना है। तो ये हमसे छूट पूछ रहा है। 25 से सीधा काट दीजिए, 25 से कन्नम 25 और 25 नौइया 225। देखिए 25 से कन्नम 25 कितना बचा, 22 हो गया, 5 225 हो गया, 25 नौइया 225 और 25 चौको 100, 15 नौइया 135, 15 कन्नम 15, 15 और 13 कितना हो गया, 28 हो गया, 285/4, 4 से 28, 4 कन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 71.25 की क्या हो जाएगी, उसको छूट मिल जाएगी। तो हम आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। आपको हमारा वीडियो जैसा भी लगा हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।